Hello guys, welcome to my YouTube channel. As we all know that Supreme Court of India is not only the highest court of the country but also the highest and most important body in the judicial organ of governance of a nation. That's why in all examinations, specifically those related to the legal field such as law entrance tests like CLAT or ILAT for admission to premier law institutes of the nation, or judicial services examinations through which judges and magistrates in our lower judiciary are selected, or even UPSC in which law is an optional subject. In all these examinations, landmark judgments of Supreme Court forms a considerable part of their syllabus. This video is intended to give you a glimpse and a brief overview of one such landmark case in which Supreme Court had recently delivered its final verdict on 9th November 2019. The name of the case is M. Siddiqui through legal representatives versus Mahant Suresh Das. Since the petitioner died during the pendency of the suit, that's why the petitioner was represented through his legal representatives. This case is commonly known as Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute, and it is Indian history's longest fought legal battle till now. So let's jump to the facts of the case and the findings of Supreme Court in this historic judgment. इस हिस्टोरिक केस का फाइनल वर्डिक्ट 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिलीवर किया था. द 5 जज बेंच कंस्टिट्यूटेड उस टाइम पे जो CJI थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस अब्दुल नाजीर. इन 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये अयोध्या वर्डिक्ट का फाइनल जजमेंट डिलीवर किया था 9 नवंबर 2019 को. The judgment comprised of a total of 1045 pages. एंड इतने ज़्यादा पेजेस किसी भी इंसान के लिए गो थ्रू करने मतलब इट्स नॉट अ ईजी टास्क. दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो to give a brief overview or a glimpse of those 1045 pages judgment of the Supreme Court. First of all, let's know some brief and important facts about this case. This dispute, the Ram Janmabhoomi dispute, Ram Janmabhoomi and Babri Masjid dispute, is related to a land at measuring 1500 square yards. एंड इस लैंड के ऊपर डिस्प्यूट ये था कि बोथ द रिलीजन्स हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स बोथ रिलीजन्स आर्ग्यूड दैट द लैंड वॉज ऑफ ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम. This disputed property of 1500 square yards was located in Kot Ramchandr village, alias रामकोट विलेज. ये गांव अयोध्या के परंगा हवेली अवध तहसील सदर डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद में सिचुएटेड है. जहां मुस्लिम कम्युनिटी क्लेम कर रही थी कि बाबरी मस्जिद नाम का एक मस्जिद उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर सिचुएटेड था जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर ने 1528 में बनाया था. वहीं दूसरी साइड हिंदू कम्युनिटी ये कंटेंट कर रही थी कि उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे एक राम मंदिर था एंड वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जन्म स्थान थी श्री राम का. इस केस में अ टोटल ऑफ 4 सूट्स, एक्चुअली 5 सूट्स वर फाइल्ड, जिसमें से सूट नंबर 2 विथड्रॉ कर लिया गया था. तो फाइनली ओरिजिनल सूट्स जो बचे सुप्रीम कोर्ट में वो 4 बचे. और एंड ये सूट्स 1950 से 1989 के बीच फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुए थे. बाद में इन चारों सूट्स को फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रांसफर करा लिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आफ्टर. और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 में इन चारों सूट्स में अपना जजमेंट डिलीवर किया, जिस जजमेंट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था. सूट नंबर 1 वाज फाइल्ड ऑन 16th जनवरी 1950. 16 जनवरी 1950 को ये सूट नंबर 1 फाइल किया था गोपाल सिंह विशारद नाम के एक वर्शिपर ने. और उन्होंने क्लेम किया था कि ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ आइडल ऑफ गॉड राम एंड उनको परमिशन दी जाए
इनर कोर्टयार्ड के अंदर जाकर पूजा करने की। सूट नंबर 2 विदड्रॉ कर लिया गया था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू सूट नंबर 3, तो सूट नंबर 3 फाइल हुआ था 17 दिसंबर 1959 को, और ये सूट निर्मोही अखाड़ा ने फाइल किया था। निर्मोही अखाड़ा एक सेक्ट था रामानंदी बैरागीज का, और वो कहते थे कि दे आर शीबेट्स ऑफ लॉर्ड राम, मतलब उनको राम जी की पूजा करने का अधिकार है, और उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का पोजेशन उन्हीं के पास था 29 दिसंबर 1949 तक। मैं डेट बताऊंगा कि ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है इन द सक्सीडिंग स्लाइड्स। अभी ये निर्मोही अखाड़ा ने सूट 3 में उस लैंड का पोजेशन एंड ऑनरशिप अपने नाम पे मांगा अपने सूट में। सूट नंबर 4 was filed by उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑन 28 दिसंबर 1961, और इस सूट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी यही कहा कि एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे, क्योंकि 29 दिसंबर 1949 तक उस लैंड के ऊपर एक मॉस्क्यू था जिसमें मुस्लिम्स को अलाउ था प्रेयर करना, तो इसीलिए वो लैंड मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और ये उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को इसका पोजेशन एंड ओनरशिप दे दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन। ये सूट नंबर 4 था जिसमें ये उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने डिमांड किया था। एंड द लास्ट सूट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूट ऑल्सो, वॉज सूट नंबर 5। ये सूट 1 जुलाई 1989 को फाइल हुआ था, एंड ये सूट खुद जो राम जी का आइडल वहाँ इनर कोर्टयार्ड के अंदर प्लेस किया गया था ऑन द नाइट ऑफ 23 दिसंबर, उस आइडल ने ही ये सूट फाइल किया था थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड देवकीनंदन अग्रवाल। देवकीनंदन अग्रवाल फॉर्मर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, एंड उस टाइम पे मेंबर थे विश्व हिंदू परिषद के। तो उन्होंने इस आइडल का नेक्स्ट फ्रेंड बन के केस फाइल किया था और डिमांड किया था कि उस आइडल के, मतलब रामलला विराजमान इस सूट का नाम था, कि राम जी के उस आइडल के नाम पे वो पूरी प्रॉपर्टी कर दी जाए और उन्हीं के पोजेशन में कर दी जाए। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एक आइडल भी किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी केस में सूट में पार्टी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ ज्यूरिडिकल एंटिटी अंडर लॉ। ये चारों ही सूट्स अलग अलग टाइम पे फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए गए थे, एंड ऑन 10 जुलाई 1989 इन चारों सूट्स को ट्रांसफर कर लिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने यहाँ अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। फाइनल 30 सितंबर 2010, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेट क्योंकि इस डेट को इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल जज बेंच ने डिलीवर किया था जजमेंट इन चारों सूट्स में। जजमेंट टोटल 4304 पेजेस का था, और इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पूरी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और वो तीनों पार्ट्स 1/3 पार्ट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, 1/3 पार्ट निर्मोही अखाड़ा को, एंड 1/3 पार्ट टू द आइडल ऑफ श्री राम, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। हाउएवर लेटर ऑन हाई कोर्ट के इस जजमेंट पे स्टे कर दिया था, स्टे ऑर्डर लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट अ नंबर ऑफ अपील्स फाइल हुई थी। नाउ लेट्स कम टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये डिस्प्यूट स्टार्ट कैसे हुआ। ये कोर्ट के अंदर बैटल 70 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना था, बट आउट ऑफ कोर्ट अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट सेंचुरीज ओल्ड था। 1528 में जब बाबरी मस्जिद बना, ये डिस्प्यूट तब से ही स्टार्ट हो गया था। जो पहले नोन राइट्स थे इन रिलेशन टू दिस डिस्प्यूट, वो राइट्स हुए 1856 एंड 1857 के बीच। उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच इस डिस्प्यूट साइट को लेकर राइट्स हुए, दंगे हुए, और उन राइट्स को काउंटर किया उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसने। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन राइट्स को काउंटर करने के लिए एक 6 to 7 फीट हाई वॉल उस पूरी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के चारों तरफ वॉल फेंसिंग कर दी, और उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, इनर कोर्टयार्ड एंड आउटर कोर्टयार्ड। इनर कोर्टयार्ड दिया गया मुस्लिम कम्युनिटी को, जबकि आउटर कोर्टयार्ड हिंदू कम्युनिटी को दिया गया। देन 1877 में करीब 20 साल बाद जो नॉर्दर्न साइड था आउटर कोर्टयार्ड का, वो खोल दिया गया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, और उसका पोजीशन हिंदूज को दिया गया।
बट इस स्टेप के बाद भी जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। नाउ कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इस डिस्प्यूट से रिलेटेड पहला लीगल केस फाइल हुआ, लॉ कोर्ट में जो केस फाइल हुआ वो 1885 में हुआ। 1885 में महंत रघुबर दास, जिन्होंने खुद को क्लेम किया कि वो महंत थे राम जन्म स्थान के, उन्होंने फैजाबाद की उस टाइम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये रिलीफ मांगते हुए सूट फाइल किया कि वो जो आउटर कोर्टयार्ड हिंदूज को दे रखा है पजेशन के लिए, उनको परमिशन दी जाए कि वो एक टेम्पल बनाए राम चबूतरा। आउटर कोर्टयार्ड में एक प्लेस था राम चबूतरा, वहाँ पर 17 बाय 21 फीट का। बट 24 दिसंबर 1885 को जो ट्रायल जज थे उन्हें डिसमिस कर दी महंत रघुबर दास की प्ली। एंड वहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये अनडाउटेडली क्लियर है कि राम चबूतरा वाला एरिया कंप्लीट ओनरशिप एंड पोजेशन हिंदूज का ही है उस पर, बट फिर भी एक टेम्पल बनाने से कम्युनल हार्मनी डिसरप्ट हो सकती है एंड कम्युनल वायलेंस हो सकता है, इसलिए कोर्ट मंदिर बनाने की परमिशन नहीं देगी। सो दिस वॉज द फर्स्ट केस जो फाइल हुआ था इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, और ये फर्स्ट केस आज से करीब 140 साल पहले 1885 में फाइल हुआ था। 1934 में अगेन एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट हुआ दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, एंड उस वायलेंट कन्फ्लिक्ट में जो डोम स्ट्रक्चर था बाबरी मस्जिद का, उसको डैमेज कर दिया भीड़ ने। एंड सब्सिक्वेंटली फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उस डैमेज्ड स्ट्रक्चर को रिपेयर कराया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ वो 22 दिसंबर एंड 23 दिसंबर की नाइट को हुआ। 22 एंड 23 दिसंबर की नाइट को करीब 50 से 60 लोगों का, 50 to 60 पीपल का एक ग्रुप राम जी के आइडल्स को, राम जी की मूर्ति को, सेंट्रल डोम जो था, जो इनर कोर्टयार्ड था जिसका पोजीशन मुस्लिम्स को दिया हुआ था, उसमें एक राम जी के आइडल्स प्लेस कर देता है वो ग्रुप। इस इंसिडेंट के बाद एफआईआर भी फाइल होती है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। एंड फाइनली 29 दिसंबर 1949 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका कॉग्निजेंस लेता है और उस लैंड को अटैच कर देता है, मतलब सील कर देता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी। ब्रीच ऑफ पीस के लिए एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद की उस लैंड को सील कर देती हैं, मतलब अटैच कर देती हैं। एंड उस डिस्प्यूटेड लैंड की रिसीवर अपॉइंट होती हैं प्रियादत्त राम, जो कि उस टाइम पे चेयरमैन थी म्यूनिसिपल बोर्ड फैजाबाद की। देन फिर 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक बड़ा कदम उठाती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है वो 2.77 एकर्स की डिस्प्यूटेड लैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। यूपी गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट काफ़ी रिट पिटीशंस फाइल होती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस यूपी गवर्नमेंट के स्टेप को, एक्यूजेशन के स्टेप को सेट असाइड कर देती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट एंड अ ड्रास्टिक इवेंट हुआ इन इंडियन हिस्ट्री। ऑन 6 दिसंबर 1992 एक कर सेवकों का बहुत बड़ा ग्रुप बाबरी मस्जिद के डोम स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देता है एंड वहाँ पर एक अस्थाई राम मंदिर बना देते हैं, और वो क्लेम करते हैं वो बर्थ प्लेस था लॉर्ड राम का, और वहाँ पर एक ग्रैंड टेम्पल एग्जिस्ट करता था मंदिर के बनने से पहले, सॉरी मस्जिद के बनने से पहले। इस 6 दिसंबर 1992 के इंसिडेंट के बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगते हैं, वायलेंस होने लगता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए 1993 में एक एक्ट लाती है जिसे हम सिंपली अयोध्या एक्ट भी बोल सकते हैं। वैसे इस एक्ट का पूरा नाम था एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या एक्ट। इस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट 68 एकर्स लैंड अयोध्या की सिटी के अंदर एक्वायर कर लेती है, और इस 68 एकर्स लैंड में इंक्लूडेड होती है वो डिस्प्यूटेड एरिया भी ऑफ 2.77 एकर्स। इसी एक्ट के प्रोविजंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक और बड़ा डिसीजन लेती है, वो एबेट कर देती है, मतलब कैंसिल कर देती है वो सभी सूट्स जो फाइल किए गए थे इस डिस्प्यूट से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
सिंपली हम ये से कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट से एक तीर से दो निशाने लगाती है। पहला तो वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को अपने अंडर एक्वायर कर लेती है, और दूसरा उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी केसेस फाइल्ड थे उन सभी केसेस को कैंसिल कर देती है, उन सभी केसेस को एबैट कर देती है। मतलब उन सभी केसेस को एक डोरमेंट पोजीशन में पहुंचा देती है। फिर इस 1993 के अयोध्या एक्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाती है इन इन एन इम्पॉर्टेंट केस का नाम है डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में अपना जजमेंट डिलीवर करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि 1993 का अयोध्या एक्ट तो लीगल है, बट उस एक्ट के अंडर जो सूट्स को एबेट किया गया है, सूट्स को ख़त्म किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस डिस्प्यूट से रिलेटेड, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था एंड हेंस इनवैलिड था। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जितने भी सूट्स इस डिस्प्यूट से रिलेटेड फाइल हुए थे, जो मैंने पहले बताए थे, सूट नंबर 1, 3, 4 एंड 5, वो सभी वापस से रिवाइव हो जाते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्विजिशन था लैंड का इस एक्ट के अंडर, उसको वैलिड डिक्लेयर करा था सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ लेट्स कम टू द फाइंडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट सुनाने से पहले बहुत सारे इंटरिम जजमेंट्स भी इस डिस्प्यूट में इशू किए थे। सुप्रीम कोर्ट में इस डिस्प्यूट से रिलेटेड पहली हियरिंग 9 मई 2011 को हुई थी, और तब सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने इस जितनी भी अपील्स फाइल हुई थी अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2010, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, उनको एंटरटेन किया था। एंड ऑन दिस डेट 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को एंड डिक्री को स्टे कर दिया था। देन ऑन 8 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लेती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स। एंड इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अंडर एक 5 जज बेंच कंस्टिट्यूट करती है इस केस की हियरिंग के लिए। वो 5 जज बेंच वही थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, हेडेड बाय देन CJI जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस अब्दुल नाजीर। लेटर इस डिस्प्यूट को बहुत सारी न्यू एंटिटीज एंड पार्टीज ज्वाइन कर लेती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा, एक ट्रस्ट जिसका नाम था राम जन्मभूमि ट्रस्ट, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी पार्टीज ज्वाइन कर देती हैं, लेकिन ओरिजिनल पार्टीज वही 4 थी जो सूट नंबर 1, 3, 4 एंड 5 में थी। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करती है इस डिस्प्यूट में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, क्योंकि इस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि एक कोर्ट रेगुलेटेड मीडिएशन पैनल बनाया जाए, और वो मीडिएशन पैनल इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने की कोशिश करे। मीडिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भेजा था अंडर सेक्शन 89 ऑर्डर 1 रूल 8 एंड ऑर्डर 23 रूल 3B ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। जो मीडिएशन पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उस मीडिएशन पैनल को हेड, वो 3 मेंबर्स का मीडिएशन पैनल था, और उसको हेड किया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस FMI कलीफुल्ला ने, एंड अदर 2 मेंबर्स थे श्री श्री रविशंकर, जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं हिंदूज के, एंड सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं एंड मीडिएशन में स्पेशलिस्ट हैं। फाइनली ये मीडिएशन पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है सुप्रीम कोर्ट को आफ्टर एक्सटेंसिव मीडिएशन, एंड मीडिएशन फेल हो जाता है फाइनली। तो सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड 2 अगस्त 2019 ये कहती है कि अब इस केस को डे टू डे बेसिस पर सुना जाएगा अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, जब तक फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड नहीं होते हैं। फाइनली 41 डेज लॉन्ग हियरिंग के बाद 41 डेज की लगातार हियरिंग हुई, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में सेकंड लॉन्गेस्ट हियरिंग रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाता है 9 नवंबर 2019 को।
और अपने फाइनल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड करता है, साइट करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई एक एक्सटेंसिव रिसर्च एंड सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि उस लैंड पर एक टेम्पल था इन 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी, एंड इन 16th सेंचुरी उस लैंड के ऊपर एक मस्जिद था। अब वो 12th सेंचुरी से 16th सेंचुरी मतलब बीच के 300 साल में क्या हुआ उसकी कोई भी प्रूफ सुप्रीम कोर्ट को या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं मिल पाया। तो ये पूरी तरह साबित नहीं हो पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बना था या नहीं बना था, लेकिन ये साबित हो गया कि उस ज़मीन पर मंदिर था 12th सेंचुरी में एंड 13th सेंचुरी, एंड ये भी प्रूव हुआ कि उस लैंड पे 16th सेंचुरी में मस्जिद था। लेकिन जो बीच का टाइम फ्रेम था 14th एंड 15th सेंचुरी के दौरान, उस टाइम वहाँ पर क्या हुआ था, मंदिर गिराया गया था या फिर नहीं गिराया गया था, उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपने वर्डिक्ट में हेल्ड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाए अंडर द पावर्स जो उनको हैं सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 के अंडर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या एक्ट 1993, एंड वो ट्रस्ट उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे राम मंदिर का निर्माण करेगा। देयरफॉर इनर कोर्टयार्ड एज वेल एज आउटर कोर्टयार्ड, इन दोनों ही कोर्टयार्ड्स का पोजेशन एंड ऑनरशिप उस ट्रस्ट को दिया गया, और वो ट्रस्ट रेगुलेट करेगा अंडर रामलला विराजमान, वो जो आइडल थे लॉर्ड राम के, विच वॉज अ पार्टी टू सूट नंबर 5। कमिंग टू सूट नंबर 3, सूट नंबर 4 जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फाइल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग से 5 एकर्स की लैंड प्रोवाइड की जाए अयोध्या की सिटी के अंदर किसी भी से एक्सेसिबल एरिया के अंडर, और वो लैंड या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उस 64 एकर्स लैंड में से जो उसने एक्वायर की थी अयोध्या एक्ट 1993 के अंडर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और उस लैंड पे मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सूट नंबर 3 जो निर्मोही अखाड़ा ने फाइल किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स बार्ड बाय लिमिटेशन, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि निर्मोही अखाड़ा को एक फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए उस ट्रस्ट के अंदर। जो सूट नंबर 1 था गोपाल सिंह विशारद का, उसको अफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ही हैड कंप्लीट राइट टू वर्शिप इन द इनर कोर्टयार्ड एज वेल एज आउटर कोर्टयार्ड, वो यहाँ पर कहीं भी अपनी प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं राम जी को। एंड सूट नंबर 5 जो रामलला विराजमान मतलब लॉर्ड राम के आइडल ने फाइल किया था थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड देवकीनंदन अग्रवाल, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबल हेल्ड किया एंड कंप्लीट डिक्री पास की इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक द वीडियो। फॉर एनी सजेशन, क्वेरी और जस्ट अ कमेंट और अ कॉम्प्लीमेंट, type in the comment box, and please like, share and subscribe if it was worth sharing. Thank you.